हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं टेस्ट 5 की एक्सप्लेनेशन और रिज़ल्ट के बारे में, जो आपका लिया गया था 5 अक्टूबर को, जिसमें टॉपिक थे एक्सरे, लेज़र, सीटी स्कैन, सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, हाइड्रोकार्बन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सबसे पहले मैं इसके रिजल्ट अनाउंसमेंट करूंगा, फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो रिजल्ट और एक्सप्लेनेशन से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना को। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को केमिस्ट्री बाय शशि सिडाना के नेम से भी सर्च कर सकते हैं, और चैनल का लिंक व्हाट्सएप पर प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर, और ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल रीड केमिस्ट्री बाय शशि सिडाना। तो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं हम हमारे टेस्ट 5 के रिज़ल्ट की ओर। और सबसे बड़ी इस टेस्ट की जो खासियत रही, बहुत कम स्टूडेंट्स इसमें पूरे क्वेश्चन सही कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है वो धीरे धीरे अप करता जाऊंगा। तो इससे आपको न केवल इजी बल्कि हार्ड क्वेश्चन भी फेस करने को मिलेंगे, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आप बहुत आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो मेरा प्रयास यही रहेगा, इजी से हार्ड की ओर मैं मूव कर रहा हूँ। पहले आपको जो टेस्ट दिए गए थे फर्स्ट टेस्ट सीरीज में, उसमें क्वेश्चन बहुत आसान थे। अब आप सेकंड टेस्ट सीरीज में जब आए हैं तो क्वेश्चन का लेवल मैं थोड़े धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ। तो अगले टेस्ट में आपके सामने और बेहतर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ। अब चलते हैं हम रिजल्ट अनाउंसमेंट की ओर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस टेस्ट में टोटल 142 कैंडिडेट पार्टिसिपेट हुए थे, और मात्र 4 स्टूडेंट्स ने ही सारे प्रश्न सही किए हैं। इनमें से भी 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई प्रश्न गलत नहीं किया है, जिसमें से पहला स्टूडेंट सुमन चूरू से, दूसरा सुनीता जोधपुर से, और 2 स्टूडेंट्स और जो प्रतियोगिता में डटे हुए हैं, नीलम कंवर जोधपुर और सुशीला भीलवाड़ा। इसके अलावा भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मात्र 3 या 4 क्वेश्चन ही गलत किए हैं। तो वो स्टूडेंट्स, अभी भी 2 टेस्ट पेंडिंग है, तो उनमें देखना है कि क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो मेहनत जारी रखें और आगे के लिए बेहतर करें। तो अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। तो पहला क्वेश्चन था आपके पास, पेंटाइन का सूत्र है। तो पेंट में 5 कार्बन होते हैं, और क्योंकि आइन की आवाज़ आ रही है इसका मतलब ये एल्काइन है। तो आपको मैंने बताया था एल्काइन में कार्बन कितने, 5। तो हाइड्रोजन कितने करने हैं, दुगने से 2 कम। तो 5 का दुगना 10, 10 से 2 कम 8। तो सूत्र बनेगा C5H8। तो पेंटाइन का सूत्र C5H8। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से वह यौगिक जो एल्कीन है। तो एल्कीन में सीधा ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन जो होंगे वो कार्बन की संख्या से दुगने होंगे। फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा सोचिए हाइड्रोजन जो होंगे वो कार्बन की संख्या से दुगने होंगे। तो कार्बन कितने हैं, 6। तो अगर एल्कीन छांटने तो H12 होने चाहिए, जबकि H कितने हैं, 10। तो इसका मतलब ये गलत है। 3, 3 का दुगना 6, जबकि यहाँ 8 है, तो ये भी गलत है। 2, 2 का दुगना 4, तो ये गलत है। 5, 5 का दुगना 10, तो ये सही ऑप्शन है आपका। फिर फ्रियोन 112 का सूत्र है, फ्रियोन 112 का सूत्र है। तो आपको मैंने बताया था कि फार्मूले में अप्लाई करें आप। तो कार्बन की संख्या -1, तो कार्बन कितने हैं, 2, 2 - 1, 1। तो कार्बन 2, 2 - 1, 1। वाई जो होता है, तो फ्रियोन जो होता है वो XYZ होता है, जिसमें X हम लिखते हैं कार्बन की संख्या -1। तो यहाँ कार्बन 2 थे, 2 - 1, 1। वाई जो होता है वो हम लिखते हैं H+1। तो यहाँ H है नहीं, तो H0, 0 + 1, 1। और Z जो होता है वो F की संख्या, तो F यहाँ 2 है, तो 2। तो ये 112 बना है। पर अभी हम आगे चलें, तो यहाँ क्लियर नहीं करना है हमने, अभी आगे चलें, सारे ऑप्शन देख लें।
तो x कार्बन की संख्या -1, तो कार्बन कितने हैं यहाँ 1, 1 - 1 0 बनेगा, तो ये बनेगा 0, जबकि यहाँ तो पहला अक्षर पहली डिजिट 1 है, यहाँ पहली डिजिट 0 आई है, तो ये गलत हो जाएगा। अब आगे चले, यहाँ भी कार्बन 1 है, तो कार्बन की संख्या -1, तो कार्बन की संख्या 1, 1 - 1 0, तो यहाँ भी पहली डिजिट 0 आएगी, तो ये भी गलत है। अब यहाँ है तो कार्बन की संख्या -1, तो कार्बन की संख्या कितनी है 2, 2 - 1 1, y क्या होता है h की संख्या +1, अब h कितने हैं 0, 0 + 1 1, और z होता है f की संख्या, तो f 2 है तो 2, तो ये भी 112 बना है, ये भी 112 बना है। अब इसमें से एक उत्तर है अपना, दोनों में से कोई एक आंसर है। अब कैसे चेक करेंगे कि फ्रियोन जो होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं, वो एल्केन के व्युत्पन्न होते हैं। तो आप लोग 2 कार्बन वाली एल्केन का अगर सूत्र सोचें, तो 2 कार्बन वाली एल्केन का सूत्र C2H6 होता है। तो H कितने हैं 6, ये 6H हटा के हमने F और Cl लगाए हैं। इन 6H को हटा के एल्केन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियोन कहलाते हैं। तो ये 6H हटा के हमने F और Cl लगाए हैं, तो जहाँ F और Cl मिला के टोटल 6 होंगे, वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ F कितने हैं 2, Cl कितने हैं 3, तो ये तो 5 ही हुए, जबकि H कितने हटाए गए हैं 6, तो F और Cl भी 6 ही होने चाहिए, जबकि यहाँ F और Cl 5 हुए हैं, तो ये गलत है। यहाँ F कितने हुए 2, Cl कितने हुए 4, 2 और 4 6, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। फिर निम्न में से असंतृप्त यौगिक है, तो असंतृप्त यौगिक होते हैं एल्कीन या एल्काइन। एल्केन जो होता है वो संतृप्त होता है, और एल्केन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो दुगने से 2 ज़्यादा होते हैं। तो जिसमें हाइड्रोजन दुगने से 2 ज़्यादा होंगे वो संतृप्त होएगा। तो 4 का दुगना 8, 8 से 2 ज़्यादा 10, तो ये संतृप्त है, हमें छांटना है असंतृप्त। तो 5, 5 का दुगना 10, 10 से 2 ज़्यादा 12, तो ये भी संतृप्त है। 3, 3 का दुगना 6, ये 6 से 2 कम है, इसका मतलब ये एल्काइन का एग्जाम्पल है, ये असंतृप्त है। ये 2, 2 का दुगना 4, 4 से 2 ज़्यादा 6, तो ये भी दुगने से 2 ज़्यादा है, संतृप्त है। अगला क्वेश्चन था आपका प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो होता है वो मैथेन होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मैथेन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह आपने कह दें कि एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, जनरली सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते जल्दी से। तो क्वेश्चन था हमारे पास 24 ग्राम मैथेन का दहन। तो पहले तो मैथेन के दहन की समीकरण लिखें। तो मैथेन के दहन की समीकरण देखें अपने, तो CH4 + O2 = CO2 + H2O। अब इसको बैलेंस करें, तो C1 है, C1 है, H4 है, तो H4 कर लिए। अब O बैलेंस करें, तो O 2 और 2 4, तो ये भी 4 कर लिए। क्लियर। अब ये हमारे को दिया है 24 ग्राम, तो यहाँ हम देखें तो इसका अनुभार है, ग्रामों में दिया है, तो इसका अनुभार है 16 ग्राम। 16 ग्राम, और 16 ग्राम से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन जो है यहाँ दी अपने को 5.6 लीटर दी, लीटर में दी, तो यहाँ भी लीटर बना लें। तो ये 2 मोल है, 2 मोल का मतलब 44.8 लीटर, 44.8 लीटर 2 मोल, क्योंकि 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल में 44.8 लीटर हो गया। अब आप देखें 16 ग्राम से क्रिया करने के लिए 44.8 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब 24 ग्राम से क्रिया करने के लिए हमारे को 67.2 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, जबकि ऑक्सीजन हमारे पास है 5.6 लीटर, यानी ऑक्सीजन कम है। क्लियर। फिर समझ लें, 16 ग्राम से क्रिया करने के लिए 44.8 लीटर है, तो 1 ग्राम से क्रिया करने के लिए 44.8/16 हो गई। अब ये दिया 24 ग्राम, तो 24 ग्राम से क्रिया करने के लिए 44.8/16 × 24,
तो 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 44.8 को काटेंगे तो ये 22.4 इंटू 3 करेंगे तो 67.2 लीटर ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है अगर हम 24 ग्राम मैथेन की क्रिया करवाते हैं तो, जबकि ऑक्सीजन हमारे को दी गई 5.6 लीटर, यानी ऑक्सीजन की हमारे पास कंपैरेटिवली कमी है तो ऑक्सीजन पहले ख़त्म हो जाएगी। तो जब पहले ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो प्रोडक्ट होता है वो उसी के हिसाब से बनता है, उतना ही बनता है जिसकी कमी हो, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा जिसकी कमी हो, जिसकी अधिकता हो उसके हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बन सकता। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, मैंने आधा लीटर दूध लिया और आधा किलो ही मैंने चीनी ली और आधा किलो ही मैंने चाय ली, चाय पत्ती, तीनों आधा आधा किलो ले लिए। तो अब मैंने चाय बनानी है तो चाय क्या आधा किलो चाय पत्ती के हिसाब से बन जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। चाय किसके हिसाब से बनेगी? दूध के हिसाब से बनेगी, क्योंकि दूध की मात्रा कंपेरेटिवली इनसे कम है। कि दूध वैसे ज़्यादा मात्रा में यूज होता है लेकिन आधा लीटर दूध जो है या आधा किलो दूध जो है वो पहले ख़त्म हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो होता है वो जो पहले ख़त्म होता है उसके हिसाब से बनता है। तो यहाँ ऑक्सीजन पहले ख़त्म होगी तो प्रोडक्ट जो होगा वो ऑक्सीजन के हिसाब से बनेगा, ना कि मैथेन के हिसाब से। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने यहाँ मैथेन के हिसाब से प्रोडक्ट बना दिया, जो आपका गलत है। तो ऑक्सीजन के हिसाब से आपने प्रोडक्ट बनाना है। अब प्रोडक्ट क्या पूछा गया? कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान। तो अब आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान, जब ये 2 मोल थे तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बनी। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना है? 44। तो इसके 2 मोल से यानी 44.8 लीटर से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब आपको पहले यही देखना है कि दोनों में से प्रोडक्ट किसके आधार पर बनेगा। तो प्रोडक्ट बनेगा इसके आधार पर। तो सिर्फ इसकी मात्रा को सोचें, ये आपको वैसे ही दिया गया है कन्फ्यूजन के लिए। केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रीएजेंट। ये वही टॉपिक है जो पहले ख़त्म हो जाता है, वो सीमांत अभिकर्मक होता है और प्रोडक्ट उसी के हिसाब से ही बनता है। तो 44.8 लीटर ऑक्सीजन से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना है? 44 ग्राम। तो अगर 1 लीटर ऑक्सीजन हम लेते हैं, 1 लीटर ऑक्सीजन हम लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? 44 बटे 44.8, 44 बटे 44.8। अब कितने लीटर का ऑक्सीजन है हमारे पास? 5.6 लीटर। तो अगर 5.6 लीटर ऑक्सीजन हम लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.6 से। क्लियर? तो ये आपका कट जाएगा 8 से, 56 8 448, तो ये कट गया 8 से। अब डिवाइड कर लें 44 को 8 से, तो 8 5 40 पॉइंट आया, फिर 40 बचा, 8 5 40, यानी 5.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त होगी। मेन चीज़ यही है, पहले आप ये सोच लें कि किसकी मात्रा कम है, जिसकी मात्रा कम है उसी के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनना है। तो इसकी मात्रा कम रहती है तो प्रोडक्ट इसके हिसाब से बनना है। ये आपको कन्फ्यूज़न के लिए दिया गया है, इसको नेगलेक्ट कर दें। अब सीधा आपने सोचना है मैथेन का दहन 5.6 लीटर ऑक्सीजन द्वारा किया गया तो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा। मैथेन की मात्रा आप छोड़ दें क्योंकि उसके हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब आपका क्वेश्चन यही रह गया, मैथेन का दहन साधारण ताप दाब पर 5.6 लीटर ऑक्सीजन द्वारा किया गया तो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा? तो 5.5 ग्राम। फिर आते हैं निम्न में से संतृप्त यौगिक है। तो अभी आपको बताया संतृप्त यौगिक एल्केन होते हैं और एल्केन में यहाँ आपको जो ऑप्शन दिया गया वो एकमात्र ऑप्शन था ब्यूटेन। क्लियर? आगे चले 2 मेथिल पेंटेन का समावेवी है। अब यहाँ भी बहुत से स्टूडेंट ने गलत किया 8वां क्वेश्चन, तो उसमें मैं मिस्टेक बता दूँ आपको, भी क्लियर करते हैं हम लोग। तो 2 मेथिल पेंटेन, मैथ में कार्बन कितने? 1, पेंट में कार्बन कितने? 5, तो टोटल कार्बन कितने हुए? 6। तो पहले तो आपने ऐसे ऑप्शन देखने जिसमें 6 कार्बन है। तो अब ये कहता है डाई मैथिल प्रोपेन। डाई मैंने दो मैथ हैं। अब मैथ में 1 कार्बन होता है तो 2 मैथ हैं तो 1 + 1 ये डाई मैथ हो गया। प्रोप में 3 कार्बन होते हैं तो 3 4 5 ही कार्बन हुए, जबकि हमारे पास कार्बन कितने हैं? 6। तो ये समावयवी नहीं हो सकता
क्योंकि समावेवी वो होते हैं जिनके सूत्र सेम है। सूत्र सेम है तो पहले आप कार्बन ही गिन लें, तो इसमें कार्बन 5 है, इसमें कार्बन 6 है, तो ये गलत हो गया। अब अगले पे आए, ट्राई मैंने 3 मैथ लगे हैं, 3 मैथ लगे हैं तो मैथ में 1 कार्बन, और क्योंकि 3 मैथ लगे हैं तो 1 + 1 + 1, ये एक मैथ का, ये दूसरे मैथ का, ये तीसरे मैथ का। अब प्रोप में कितने कार्बन? 3, तो 3 और 3 6 कार्बन हो गए। यहाँ भी कार्बन कितने? 6, यहाँ भी कार्बन कितने? 6, तो कार्बन की संख्या बराबर हो गई। अब ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, तो इट मीन ये समावेवी होने चाहिए, ये होने चाहिए, पर ये है नहीं। क्यों नहीं है वो भी क्लियर कर दूंगा आपको। फिर हेक्स में कार्बन 6 होते हैं और एन अनुलग्न लगा है, तो मतलब सेम 6 कार्बन है, तो ये बिल्कुल है, क्योंकि ये तो है ही सिंपल हेक्सेन है, तो ये 2-मेथिल पेंटेन का समावेवी है। अब ये क्यों नहीं है उसको देखें। अब आप सूत्र बना के देखें, प्रोप में कार्बन कितने? 3, और आवाज़ आ रही है एन की, एन मैंने सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब कहते हैं 2 नंबर पे और 2 नंबर पे 3 मैथिल समूह जुड़े हैं। तो अब आप देखें 2 नंबर कार्बन पे 1 मैथिल, 2 मैथिल और 3 मैथिल अगर मैं जोड़ देता हूं तो इस कार्बन के टोटल बंध 5 हो जाएंगे, जबकि कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। अतः ये नहीं बन सकता, ये फार्मूला ही नहीं बन सकता। क्लियर? इसलिए ये इसमें नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा हेक्सेन। फिर कहता है एथेन तथा हेक्सेन के द्रव्यमान में अंतर होगा। कितना अंतर होगा वो हमने देखना है। तो हमने बात की थी 2 क्रमागत यौगिकों में CH2 का अंतर होता है, तो यह 4 का कार्बन का फर्क है, तो C4H8 का अंतर आएगा, क्योंकि 2 क्रमागत यौगिक होते हैं तो CH2 का अंतर होता है, तो 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। अब इनमें सीधा ही देख लें, एथ में 2 कार्बन, हेक्स में 6 कार्बन, तो 4 कार्बन का फर्क है, तो कॉमन सी बात है 8 हाइड्रोजन का फर्क होगा। 1 कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन का फर्क होता है, 4 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन का फर्क, यानी C4H8 का फर्क आएगा। और C4H8 सूत्र होता है ब्यूटीन का, तो ब्यूटीन के द्रव्यमान के समान ही इनमें द्रव्यमान का अंतर होगा। फिर भी चेक कर लें, एथ में 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 6, C2H6। हेक्स में 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 6 का दुगना 12, 12 और 2 14, C6H14। अब अंतर निकाल लें आप लोग, तो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, तो 4 कार्बन का अंतर है। यहाँ 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ 14 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन का अंतर है, यानी C4H8 जो कि सूत्र है किसका? ब्यूटीन का, तो ब्यूटीन के द्रव्यमान के समान यहाँ अंतर है, तो 9 में आएगा आपका ब्यूटीन के द्रव्यमान के समान। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन था निम्न में से समावेवी युग्म है, तो हेक्सेन व बेंजीन। अब इसमें देखें एन की आवाज़ आ रही है, इसमें इन की आवाज़ आ रही है, तो ये समावेवी नहीं हो सकता। आगे चलें, एन ये सेम आवाज़ आ रही है, तो ये समावेवी हो सकता है, अनुलग्न सेम आ रहा है एन। लेकिन पेंट में कार्बन कितने? 5, ये क्लोरो लगा है Cl इसमें है नहीं, तो ये भी समावेवी नहीं हो सकता, क्योंकि समावेवी वो होते हैं जिनका अणुसूत्र सेम होता है। अब पेंट में कार्बन 5, ये कहता है 2 मैथ में कार्बन कितने? 1, ब्यूट में कार्बन कितने? 4, तो टोटल कार्बन कितने? 5। अनुलग्न लगा है एन, इसका भी अनुलग्न एन, यानी दोनों बिल्कुल सेम, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आएगा। फिर कहता है वसा या तेल का क्षारीय जल अपघटन, वसा या तेल का क्षारीय जल अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। साबुनीकरण अभिक्रिया है ये। वसा या तेल का क्षारीय जल अपघटन जब हम करते हैं तो वसा या तेल की क्रिया जब हम NaOH से करवाते हैं तो साबुन बनता है और साथ में ग्लिसरॉल बनता है। तो साबुन तो होता है वसा अम्लों का सोडियम लवण, तो वहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बन के इसका सोडियम लवण बनता है। क्लियर? और साथ में बने ग्लिसरॉल, तो आवाज़ आ रही है ओल की, ओल यानी अल्कोहल। ग्लिसरॉल जो होता है वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, 3 कार्बन के साथ OH लगे होते हैं, तो ग्लिसरॉल जो है वो एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो यहाँ जब वसा या तेल का क्षारीय जल अपघटन करवाया जाता है तो एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण और साथ में अल्कोहल ग्लिसरॉल की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं CAT का पूरा नाम,
तो CAT है कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर था रूबी लेज़र है, तो 13वां क्वेश्चन आपके पास रूबी लेज़र। तो रूबी लेज़र जो है वो ठोस लेज़र का एग्जाम्पल है। फिर था रेटिना के उपचार में तो आर्गन लेज़र का यूज़ किया जाता है। फ्लोरोस्कोपी में एक्स किरणों का यूज़ होता है। निम्न में से एक आधुनिक तकनीक निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक मेथड नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल डायग्नोस्टिक है, CT स्कैन भी डायग्नोस्टिक है, एक्सरे भी डायग्नोस्टिक है। लेज़र जो है वो डायग्नोस्टिक नहीं है, उससे ट्रीटमेंट किया जाता है, निदान नहीं किया जाता, उपचार किया जाता है। तो लेज़र यहाँ निदानात्मक नहीं है। फिर था निम्न में से एक फ्रियोन है, तो फ्रियोन जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो उसमें क्लोरो भी होता है यानी क्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है और कार्बन भी होता है। तो ये XYZ जो होता है, फ्रियोन का जो नाम होता है वो XYZ होता है, जहाँ X जो होते हैं वो कार्बन की संख्या -1 होते हैं, Y जो होते हैं वो हाइड्रोजन की संख्या +1 होते हैं, और Z जो होते हैं वो F की संख्या होते हैं। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है Z0 यानी F0 है, तो ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि जब फ्लोरीन ही नहीं है तो वो फ्रियोन हो ही नहीं सकता, CFC हो ही नहीं सकता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो ही नहीं सकता। अब दूसरा ऑप्शन देखें तो बिल्कुल इसमें फ्लोरीन लगा है। अब F1 है तो एक F लगा है इसमें। X जो होता है वो कार्बन की संख्या -1 होता है, यहाँ X की तारीख है 0, इसका मतलब एक ही कार्बन लगा है इसमें, क्योंकि 1 - 1 ही 0 हो सकता है, तो इसमें कार्बन भी लगा है। और बाकी की जो वैलेंसी होती है वो क्लोरीन से पूरी की जाती है, तो इसमें क्लोरीन भी लगा है, तो इसमें क्लोरीन भी लगा है, फ्लोरीन भी लगा है और कार्बन भी लगा है। यहाँ देखें अगर हम तो इसमें पहला अक्षर 1 है, जो कार्बन की संख्या -1 यानी कार्बन इसमें 2 है, 2 - 1, तो कार्बन इसमें 2 है। क्लियर, क्योंकि पहला अक्षर 1 है तो इसका मतलब कार्बन 2 थे, 2 - 1 ही 1 बना है, तो कार्बन 2 है। Y जो होता है वो H की संख्या +1 होता है, जो कि 0 है। अब 0 का मतलब यहाँ माइनस हाइड्रोजन लगे होंगे, एल्केन के, ये एल्केन के व्युत्पन्न है, तो माइनस हाइड्रोजन नहीं हो सकते, हाइड्रोजन नेगेटिव में, हाइड्रोजन की संख्या नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए ये भी गलत है। क्लियर, तो इसमें एक ही ऑप्शन सही है आपका, फ्रियोन 11। अब चलते हैं आगे 18th क्वेश्चन की ओर। तो अब बात कर रहे हैं हम 18th क्वेश्चन की, 18वें क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन था आपका कार्बोनिल समूह है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल समूह कहा जाता है, तो बी और सी दोनों। फिर पेंटेन का सूत्र है, एन की आवाज़ आ रही है, तो कार्बन 5, हाइड्रोजन जो होंगे वो दुगने से 2 ज़्यादा, 5 का दुगना 10, 10 से 2 ज़्यादा 12, तो C5H12। निम्न में से वह यौगिक जो एल्केन नहीं है, एल्केन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो दुगने से 2 ज़्यादा होते हैं, दुगने से 2 ज़्यादा होते हैं। तो कार्बन 1, 1 का दुगना 2, 2 से 2 ज़्यादा 4, तो बिल्कुल हाइड्रोजन 4 है, यानी दुगने से 2 ज़्यादा है, तो ये एल्केन है। C3, 3 का दुगना 6, 6 से 2 ज़्यादा 8, तो ये भी एल्केन है। C2, 2 का दुगना 4, 4 से 2 ज़्यादा 6, तो ये भी एल्केन है। C5H10, तो यहाँ H दुगना ही है, इसका मतलब ये एल्केन नहीं है, तो आपका आंसर यही है, जो एल्केन नहीं है C5H10। C5H10 जो है वो एल्केन नहीं है। फिर था ब्यूटेन के दहन से 22.5 ग्राम जल प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो अब हमारे पास पहले तो ब्यूटेन के दहन की समीकरण लिखनी है। तो ब्यूट में कार्बन कितने, 4, और एल्केन बनाना है तो हाइड्रोजन 10, दहन करना है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बनाएगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बनाएगा। अब बैलेंस करना है, C4 है तो C4, H10 है तो ये 5 H2O 10 हो गए। अब बैलेंस करें इसको तो ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो 8 और 5 13 ऑक्सीजन हो गए, जबकि यहाँ कितने हैं 2। तो 2 को अगर मैं 13/2 से गुना कर दूँ तो 13 ऑक्सीजन हो जाएंगे। 2 तो ऑक्सीजन तो पहले से ही है, ये इधर 13 है, तो 2 को अगर मैं 13/2 से गुना कर दूँ तो 13 ऑक्सीजन हो गए, दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब देखें आप लोग, अब
22.5 ग्राम आपने जल प्राप्त करना है, तो जल का अणुभार जो है H2O, O का 16, H का 2, 16 और 2 18 हो गया जल का अणुभार। यहाँ मोल कितने हैं 5, यानी 90 ग्राम जल हो गया, ये 90 ग्राम जल हो गया। और ऑक्सीजन अगला कहता है कितने ग्राम, तो ऑक्सीजन भी ग्राम में लेनी है। अब ऑक्सीजन देखें O2, O का परमाणु भार 16, 16 दूना 32, तो 13/2 इंटू 32, इसको काटोगे तो 16, क्लियर। 16 को 13 से गुना करोगे तो 208, यानी 90 ग्राम जल प्राप्त करने के लिए 208 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। 90 ग्राम जल प्राप्त करने के लिए 208 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। तो 1 ग्राम जल के लिए पता लग गया आपको 90 ग्राम के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 208 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, 208/90। अब आपको जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया 22.5 के लिए, तो 22.5 ग्राम के लिए जब आप सोल्व करेंगे तो 22.5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 22.5 को 4 से काटेंगे तो 22.5 × 4 90, और ये 208 को जब 4 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 4 दूनी 8, यानी 52 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो आपको आवश्यक है। तो 52 ग्राम ऑक्सीजन की यहाँ आवश्यकता होगी। फिर था सर्वप्रथम खोजा जाने वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रोपियोनिक अम्ल है। फिर 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन का समावेवी है। डाई मैंने 2 मैथ लगे हैं तो 1+1, प्रोप में कार्बन 3, तो टोटल कार्बन 5, तो यानी पेंटेन इसका समावेवी है। फिर था CHO समूह किसकी पहचान है, तो CHO समूह एल्डिहाइड की पहचान है। और लास्ट क्वेश्चन था आपका लेज़र का पूरा नाम, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो ये लेज़र का पूरा नाम है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टेस्ट 5, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया गया है। तो यदि स्टूडेंट्स आपको मेरे वीडियो बेहतर लग रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल लग रहे हैं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।